हाँ जी मित्रों, सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां हम रिवाइज करेंगे ऐसे 610। इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज ऑल क्लियर तो फटाफट वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगा दे सर, वीडियो को लाइक करके। एंड लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट मच अडू। स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। यस सर, ऑल सेट। चलो मित्रों, चलो लेट्स बिगिन। तो सर क्या करेंगे। मैंने कहा आज हम ऐसे 610 पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका भी फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 610 किसकी बात करता है, या ये बताओ 600 की सीरीज किसकी बात करती है। सर 600 की सीरीज बोलती है किसी और का काम यूज करना है। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, 600 की सीरीज कहती है हमें किसी और का काम यूज करना है। अब सर यहाँ पे किसका काम यूज करना है, हमको तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 600 में क्या था, 610 620, तो ये ना वन नहीं आई है, ये वन नहीं आई है, आई फॉर इंटरनल ऑडिटर। तो हमेशा याद रखेंगे ऐसे 610 किसकी बात करता है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, ऑडिट ओपिनियन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। मैंने दूसरे का काम यूज किया तो क्या दूसरा रिस्पॉन्सिबल होगा या मैं उसका काम यूज कर रहा हूं तो रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूं, क्योंकि ऑडिटर मैं ही हूं, साइन मेरा ही होगा तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। सो ऑडिट ओपिनियन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक है सर। अब ये जो ईए है यानी एक्सटर्नल ऑडिटर, इसको क्या चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। किसको लेके, कि जो इंटरनल ऑडिटर का काम है ये इसके लिए एडिक्वेट है या नहीं, जो इंटरनल ऑडिटर का काम है ये इसके लिए एडिक्वेट है क्या नहीं, यानी इसका क्या पेट भर जाएगा इंटरनल ऑडिटर का काम यूज करके। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इंटरनल ऑडिटर का काम कैसे यूज कर सकता हूं। सर दो तरीके हैं। एक तो हर कंपनी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम इस ऐसे में क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो एक काम इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने ऑलरेडी कर रखा है कंपनी के लिए, आप उसको एज इट इज उठा सकते हो। एक खाना ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको एज इट इज उठा सकते हो, या फिर आप उसको दे सकते हो सर क्या, डायरेक्ट असिस्टेंस। आप उससे डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो, यानी जैसा आप चाहते हो वैसा खाना बना के देगा, यानी आप उसको डायरेक्ट करोगे, यहां नमक कम डालना है, यहां मिर्ची ज्यादा डालनी है, उसके बाद उसको सुपरवाइज करोगे कि वो तमीज से काम कर रहा है कि नहीं, एंड आखिरी में उसका काम रिव्यू करोगे। तो या तो बना बनाया खाना ले लो या उससे आप खाना बनवा लो, जैसा आपको ठीक लगे। फील समझ आ रही है, नहीं आ रही है टॉपिक की। हाँ सर। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम ऑलरेडी करा हुआ है, वो आप उठा सकते हो, या आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो बाय इंटरनल ऑडिटर। बट जब भी डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे तो तीन चीजें याद रखना, हमको क्या करनी है, डीएसआर का मतलब है डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू। कम ऑन, डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू। तो मैंने बताया काम कैसे करना है, सुपरवाइज करूंगा कि काम वैसा हो रहा है कि नहीं, एंड आखिरी में उसको मैं रिव्यू करके चलूंगा। ठीक है सर। अब आ जाओ मेरे साथ, सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने कहा हमको चेक करना है सबसे पहले, क्या मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन और डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर को यूज कर सकता हूं कि नहीं। और अगर यूज कर सकता हूं तो फिर चेक करूंगा कि अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन का वर्क यूज किया तो क्या वो एडिक्वेट है। प्लस अगर मैं डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहा हूं फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर, तो 3 मैजिकल लेटर्स क्या थे, सारे बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। इफ आई एम टेकिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर, व्हाट आर द 3 मैजिकल लेटर, डीएसआर। डीएसआर का मतलब है हम उसको डायरेक्ट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे और रिव्यू करेंगे। अगर आपको ये 3 बातें क्लियर है ना, आप मान लो आपका ऐसे पे हाथ बैठ गया, फिर आपका ऐसे पे हाथ बैठ गया, तो पहले चेक करो काम यूज कर सकते हैं। अगर काम यूज कर सकते हैं तो एडिक्वेट है कि नहीं। बट अगर ये डायरेक्ट असिस्टेंस का काम है, तो डीएसआर करना जरूरी है। ठीक है सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझ गए। अब एक एक करके चलेंगे, पहले हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले एक बात बताओ, हमको क्या देखना था, क्या मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज कर सकता हूं कि नहीं। हाँ सर। तो इसके 3 फैक्टर्स देख के चलना सर। क्या, सबसे पहले सामने वाला काम तमीज से करता है कि नहीं, डज ही फॉलो अ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच इन हिज वर्क। ठीक है सर। प्लस
तमीज से काम करने के लिए उसको क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। कॉम्पिटेंस का मतलब है उसको स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए, प्रॉपर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ और क्या होनी चाहिए? क्या इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होना चाहिए? नहीं सर, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका डिसीजन होना चाहिए, इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, यानी देयर शुड बी ऑब्जेक्टिविटी। अब ये ऑब्जेक्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सर। क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्टेटस है? सर ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस मतलब ये किसको रिपोर्ट कर रहा है? क्या ये मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर रहा है या ऑडिट कमिटी को रिपोर्ट कर रहा है? तो जनरली ही शुड बी रिपोर्टिंग टू द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस देखेंगे, साथ ही साथ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर देखेंगे। सर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर का क्या मतलब है? अल्टीमेटली इंटरनल ऑडिटर जो है, जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये किसको रिपोर्ट करता है, ये सारी चीजें हम यहां पे देख के चलेंगे। तो तीन बातें ध्यान रखना। कैन वी यूज द इंटरनल ऑडिट वर्क, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिस्को। सर डिस्को का क्या मतलब है? डिस का मतलब है मतलब डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। को का मतलब है कॉम्पिटेंस एंड ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी। वो किस पे डिपेंड करती है? ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं? जल्दी से बता दो मित्रों। Quickly give me a heads up in the chat box. Done, done if these 3 points are clear to all of you. फिर मैं क्विकली गो थ्रू कराऊंगा किताब से। यस सर। अब इसके बाद मुझे बताओ कौन कौन से टाइप्स ऑफ वर्क है। अभी तुमने का काम यूज कर सकते हो, तो कौन सा काम है जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन हमारे लिए करेगा? पहले मुझे रिवाइज कराओ क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर होते थे। सर रैप और फैप। रैप का मतलब होता था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या हम इसमें किसी चीज की टेस्टिंग करते थे या अंडरस्टैंडिंग लेते थे? सर काम चोरी वाला काम था, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करते थे। ठीक है सर। उसके बाद होता था फैप यानी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसमें क्या करते थे? सर इसमें एक्चुअल टेस्टिंग होती है। इसमें एक्चुअल टेस्टिंग होती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल यानी प्रोसेसेस की टेस्टिंग और अमाउंट्स की टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या ये बेसिक बात आपको पता है? हाँ। अब मैंने कहा सबसे पहले इससे कराओ टीओसी। जो काम चोरी वाला काम है हम उससे वो वाला काम नहीं कराएंगे, हम इससे टेस्टिंग वाला काम कराएंगे। तो टीओसी का क्या मतलब है? टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। प्लस दूसरे सी का मतलब है टेस्टिंग द कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो जो आप खाली बैठ के करते थे ना चलान की टेस्टिंग अपने आर्टिकलशिप में, हाँ सर टीडीएस के चलान, पीएफ के चलान, ईएसआई के चलान, वो वाला काम तो इंटरनल ऑडिटर भी कर सकता है। तो आपने इससे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कराने एंड टेस्ट ऑफ कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये दोनों बातें समझ गए सर। अच्छा सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो मैं कराऊंगा वो कौन से कराऊं? जिसमें हाई जजमेंट लग रही है या लो जजमेंट? सोचो सोचो। जिसमें हाई जजमेंट लगेगी वो काम मैं इंटरनल ऑडिटर को दूंगा या लो जजमेंट? सर जिसमें लगेगी लिमिटेड जजमेंट, जिसमें हमारी लिमिटेड जजमेंट लगेगी, तो जो आर्टिकल्स काम करते हैं ना वाउचिंग वेरिफिकेशन वाले, हाँ इनवॉइस चेकिंग, पीओ चेकिंग, एग्रीमेंट चेकिंग, वो सारे काम मैं इसको दे दूंगा। तो वो वाले काम टीओ टेस्ट ऑफ डिटेल्स वाले काम मैं इसको दे दूंगा। अब इसके अलावा मैं इसको क्या काम दूंगा? सर देखने वाला काम। देखो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार से। और अगर वीडियो को देख रहे हो और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलना। सर देखने का काम क्या है? मैंने कहा देखने का काम होता है ऑब्जर्वेशन। तो जो आप ऐसे 501 में ऑब्जर्व करते हो इन्वेंट्री काउंट, उसके लिए अपने मैनेजर को क्यों परेशान करते हो? इंटरनल ऑडिटर को भेज दो, देख के आ जाएगा। और सर ये क्या कर सकता है? ही कैन ट्रेस द ट्रांजेक्शन इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है उसको प्यार से अकाउंटिंग सिस्टम भी बोल सकते हो। तो कई बार आप लेजर के स्क्रीनशॉट्स लेके आते हो ना क्लाइंट से, हाँ सर, तो वो जो लेजर के स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने का काम होता है ये भी ये करके चल सकता है। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, इंटरनल ऑडिट फंक्शन से मैंने क्या काम कराए? टीओसी, सब्सटेंटिव और देखने वाले काम। टीओसी, सब्सटेंटिव और देखने वाले काम। टीओसी का मतलब है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। सब्सटेंटिव टेस्टिंग जहां पे लिमिटेड जजमेंट है। देखने वाले काम का क्या मतलब है? सर देखने वाले का काम का मतलब है बड़ा ही सिंपल, हम ऑब्जर्व करेंगे इन्वेंट्री काउंट और ट्रेस करेंगे ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग सिस्टम में। ये लोग अकाउंटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर दिस सेशन विल कंटिन्यू टिल, अभी बस 15-20 मिनट और चलेगा, उसके बाद विल रैप इट अप। ठीक है, गॉट इट अनन्या? जल्दी से बता दो मित्रों, आर दीज 6 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से। अब लास्ट में हमको चेक करना है बंदे का काम एडिक्वेट है कि नहीं। हमको चेक करना है बंदे का काम एडिक्वेट है कि नहीं। तो मैंने कहा बंदे का काम देखने से पहले बंदा देख लो। बंदे का काम देखने से पहले बंदा देख लो। सर बंदा देख लो मतलब जो आपका बंदा है यानी इंटरनल ऑडिटर, ये एकदम ट्रेंड और प्रोफिशिएंट होना चाहिए, इसको काम आना चाहिए। जैसे वो बोलता है ना राजपाल यादव,
मेरे को सब आता है। तो वैसे इसको एकदम सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से आना चाहिए, ठीक है सर। दूसरी बात, इस बंदे का काम किसी बंदे ने सुपरवाइज किया होना चाहिए। इस बंदे का काम किसी बंदे ने सुपरवाइज किया होना चाहिए, यानी इट शुड बी सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड। सर रिव्यू ठीक से था कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देख के। सारे बच्चे मुझे एक बात बताना बिना चीटिंग करे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या 3 चीजें डॉक्यूमेंट करके चलते थे? सर वो ऑडिट की जो साइकिल थी ना, वो डॉक्यूमेंट होती थी। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन। कम ऑन, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, कंक्लूजन। जल्दी से बता दो मित्रों, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन। अब सारे के सारे बच्चे देखो यहां पे क्या आएगा? सर क्या प्रोसीजर आएगा? मैंने कहा नहीं, प्रोसीजर की बातें हम यहां पे नहीं करेंगे, हम प्रोसीजर को उड़ा देंगे। तो यहां क्या आ गया? एविडेंस हो गया, कंक्लूजन हो गया, एंड लास्ट में आ गए सिग्निफिकेंट मैटर्स। तो जो तीन बातें हम ऐसे 230 में कवर करते थे ना, वही 3 बातें आप यहां पे रिव्यू करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन से निकलेंगे 3 पॉइंट्स। कौन कौन से? एविडेंस चेक करो, एविडेंस एडिक्वेट है कि नहीं। कंक्लूजन चेक करो कि कंक्लूजन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। एंड जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स और इश्यूज थे वो भी साथ साथ हम देख के चलेंगे। सो लास्ट टाइम सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ एडिक्वेसी कैसे चेक करेंगे? बंदे का काम चेक करने से पहले क्या चेक किया? बंदा चेक किया, ट्रेन्ड एंड प्रोफिशिएंट। जो इसको काम था उसको किसी ने रिव्यू किया, यानी समवन हैज सुपरवाइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। अब डॉक्यूमेंटेशन में 3 चीजें क्या चेक करी? प्रोसीजर को भूल जाना, एविडेंस, कंक्लूजन, सिग्निफिकेंट मैटर्स। जो एविडेंस है चेक करो वो एडिक्वेट है कि नहीं, जो कंक्लूजन है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, एंड जो सिग्निफिकेंट इश्यूज थे वो रिजॉल्व हुए या नहीं। मुझे एक बात बताओ, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की सारी बातें क्लियर है? जल्दी से बता दो, इज द इंटरनल ऑडिट फंक्शन वाला होल पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन, डन 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 सर। अब फटाफट अपनी किताब पे आ जाओ, देखो क्या लिखा है। ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बताई थी? एक्सटर्नल ऑडिटर की। हमको क्या चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए कि जो भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन या इंटरनल ऑडिटर से हम डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हैं, दैट इज एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ये 2 डेफिनेशन आप रीड करके चल सकते हो। अब सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले देखना है काम यूज कर सकते हैं कि नहीं। अब 2 काम क्या थे जो यूज कर सकते थे? सर पहला काम था इंटरनल ऑडिट फंक्शन। इसमें चेक करो वेदर द वर्क इज एडिक्वेट और नॉट। फिर अगर इंटरनल ऑडिटर से आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले रहे हो तो 3 मैजिकल लेटर्स क्या थे? DSR, डायरेक्ट, सुपरवाइज एंड रिव्यू। ये 3 चीजों हमें करके चलनी है। इज द ऑब्जेक्टिव क्लियर? यस सर। ऑब्जेक्टिव को एकदम बढ़िया तरीके से बस रीड करके चलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, कैसे इवेल्युएट करेंगे कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम हम लोग यूज कर सकते हैं? प्लीज गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। 3 चीजें जिनको चेक करके हमको पता चलता है कि हम उसका काम यूज कर सकते हैं कि नहीं, बता दो मित्रों। बिकॉज पॉइंट क्या है ना, ऑडिट समझ सबको आती है, एग्जाम में होता है डब्बा गोल। सबने एकदम सही बताया सर, डिस्को। हमको कहीं ना कहीं डिस्को ध्यान में रखना है। अब डिस्को का क्या मतलब था? DI फॉर डिसिप्लिन एंड S फॉर सिस्टमैटिक अप्रोच। वेरी वेरी गुड। तो ये आपका कीवर्ड हो गया जो ICAI देखना चाहता है। इसके बाद C का मतलब क्या था? C का मतलब था कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एंड O का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी। अब ये ऑब्जेक्टिविटी किन 2 चीजों पे डिपेंड करती थी? सर ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। सो द एक्सटेंट टू विच इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, दे सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। क्लियर है तीनों के तीनों पॉइंट्स? हाँ सर। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने काम यूज करने का सोच लिया, सो व्हाट आर द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क वेयर द वर्क कैन बी यूज्ड, जहां पे हम सामने वाले से काम करा सकते हैं? जल्दी से बताओ, टाइप्स ऑफ वर्क शुभम सर ने क्या क्या सिखाए थे? सर सबसे पहले आपने सिखाया था हमको TOC। अब C का क्या मतलब था? C का मतलब था टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करा सकते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था सर? टेस्ट ऑफ कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, ये टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या बोला था? सब्सटेंटिव टेस्टिंग। सब्सटेंटिव टेस्टिंग जहां पे हाई जजमेंट है? नहीं सर, जहां पे लिमिटेड जजमेंट है, जहां पे कहीं ना कहीं लिमिटेड जजमेंट है। उसके बाद थे देखने वाले काम, देखो मगर प्यार से। देखने वाले काम क्या थे? ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट, हम इन्वेंट्री काउंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? ट्रेस द ट्रांजैक्शन, ट्रेस द ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग सिस्टम। लिखूं या कुछ और लिखा था? अकाउंटिंग सिस्टम लिखूं या कुछ और लिखा था? सर वहां पे लिखा था इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओहो, इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। गॉट इट? गॉट इट सर।
तो यही बात आपको ध्यान में रख के चलनी है, जो आपको मैंने यहां पे एकदम बढ़िया तरीके से बता दी। तो ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5, ये 5 बातें एकदम बढ़िया तरीके से आप ध्यान रख के चलेंगे। क्लियर है बॉस? जल्दी से बता दो मित्रों, आर दीज 5 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब इसके बाद ये कहता है कि आपको चेक करना है इसका काम एडिक्वेट है कि नहीं, इसका काम एडिक्वेट है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला था, पहले चेक करो बंदा कैसा है, जो बंदा है वो बंदा कैसा है। तो मैंने कहा बंदे की बात कहां आएगी, जो बंदा है उसके पास होनी चाहिए एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी। प्लीज इसका काम जो है किसी ने सुपरवाइज किया है, रिव्यू किया है, डॉक्यूमेंट किया है, यानी द वर्क हैज बीन सुपरवाइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। अब डॉक्यूमेंट से 3 पॉइंट क्या निकलेंगे, ऑडिट प्रोसीजर, न ऑडिट एविडेंस, यस, कंक्लूजन, यस, एंड थर्ड पॉइंट क्या था, सिग्निफिकेंट इश्यूज। तो अगले पॉइंट आ गए आपके, ऑडिट एविडेंस एडिक्वेट होना चाहिए, उसके बाद जो कंक्लूजन्स हैं दे शुड बी कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स ऑफ वर्क परफॉर्म, कंक्लूजन्स एप्रोप्रिएट होने चाहिए, एंड आखिरी में अगर कोई एक्सेप्शंस या अनयूजुअल मैटर्स थे दे हैव बीन प्रॉपर्ली रिजॉल्व्ड। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आखिरी में मेरे साथ आ जाओ, बस अब ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है सर। इंटरनल ऑडिटर टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, इसका क्या मतलब था, मैं इंटरनल ऑडिटर को अपने अंडर एज अ छोटू रखूंगा। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। आ जाओ मेरे साथ। ऑल द बेस्ट मनु फॉर योर सी इंटर एग्जाम्स, एकदम धूम मचा के आना। चलो सर, ऑल सेट। अब सर एक बात बताओ, जैसे इंटरनल ऑडिट फंक्शन में आपने सिखाया था कि उसका काम यूज करने से पहले हम 3 चीजें चेक करते थे। डिस्को का मतलब था डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक अप्रोच, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। क्या यहां भी डिस्को देखेंगे? मैंने कहा यहां भी डिस्को देखेंगे, बट डिस्को डिस कर देना, डिस्को डिस कर देना। यहां पे सिर्फ को देखते हैं, यानी कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। यहां सिर्फ आप कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी देखोगे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो याद रखना डिस्को नहीं आएगा, सिर्फ को आएगा, कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, ठीक है सर। अब अगर आप उसका काम यूज कर रहे हो तो एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। सर क्या फॉर्मेलिटी है? आपको कहीं ना कहीं रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा, एकदम बढ़िया वाला रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सर किसके साथ? एंटिटी के साथ और इंटरनल ऑडिटर के साथ। एंटिटी के साथ और इंटरनल ऑडिटर के साथ। एंटिटी में किसके साथ? जो भी एंटिटी का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसको बोल देना कि मैं इंटरनल ऑडिटर को इंस्ट्रक्शंस दूंगा, मैं इंटरनल ऑडिटर को इंस्ट्रक्शंस दूंगा और तुम इंटरफेयर मत करना। मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, तुम इंटरफेयर मत करना। यानी इंटरनल ऑडिटर विल फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस एंड एंटिटी विल नॉट इंटरफेयर। ठीक है सर। इंटरनल ऑडिटर को क्या बोलूंगा? जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा पेट में रखना, जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा पेट में रखना, यानी मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। प्लस अगर तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी को कोई थ्रेट आता है, अगर तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी को कोई थ्रेट आता है तो मुझे बता देना। तो 2 चीजों को लेकर रिटर्न एग्रीमेंट होगा क्या? एक तो एंटिटी के साथ रिटर्न एग्रीमेंट कि मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, तुम इंटरफेयर मत करना, और इंटरनल ऑडिटर के साथ एग्रीमेंट होगा कि जो भी मैं बताऊंगा कॉन्फिडेंशियल रखना, और अगर तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट आता है तो प्लीज 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 मुझे इन्फॉर्म करके चलना। क्या ये रिटर्न एग्रीमेंट वाला पॉइंट क्लियर है? अभी MTP2 कराऊंगा May 24 का, तो उसमें एक पॉइंट काम आएगा। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे मैं इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकता? सर 4 एरियाज हैं। 4 एरियाज हैं। सबसे पहले जहां जजमेंट ज्यादा है, दूसरी चीज जहां रोमम ज्यादा है। जल्दी से सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, जहां जजमेंट ज्यादा है वो काम मैं खुद करूंगा, जहां रोमम ज्यादा है वो काम मैं खुद करूंगा। अगले दोनों काम क्या है? सर उसका काम और मेरा काम, उसका काम और मेरे डिसीजन। सर उसका काम और मेरे डिसीजंस मतलब जो काम वो ऑलरेडी कर चुका है, जिस चीज पे वो ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुका है, वो वापस मैं उससे नहीं कराऊंगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। ठीक है सर। प्लस जो डिसीजंस मुझे लेने इस स्टैंडर्ड में कि मुझे उसका काम यूज करना है कि नहीं, वो काम भी मैं करूंगा। तो 4 चीजें क्या हो गई? 2 ज्यादा चीजें हैं जहां पे भी जजमेंट ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, वो काम मैं उससे नहीं कराऊंगा। जो उसने काम ऑलरेडी कर दिया, रिपोर्ट कर दिया मैनेजमेंट को, वो काम मैं वापस उससे नहीं कराऊंगा। लास्ट में जो मेरे डिसीजंस हैं, जो मेरे डिसीजंस है अंडर दिस ऐसे, वो मुझे खुद ही लेने पड़ेंगे। यानी डिसीजंस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटर एज पर ऐसे 610 रिगार्डिंग द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इंटरनल ऑडिटर। क्या ये 4 बातें समझ आती हैं? हाँ सर। अब सर
सिग्निफिकेंट जजमेंट के आईसीआई एग्जांपल पूछ लेता है, सिग्निफिकेंट जजमेंट के आईसीआई एग्जांपल पूछ लेता है, तो मुझे बताओ कहां कहां जजमेंट ज्यादा लगती है। सर ये देखना कि हमने सफिशिएंट टेस्ट परफॉर्म करे कि नहीं, यहां पे जजमेंट ज्यादा है। उसके बाद ये देखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर काफी है कि नहीं, इसमें जजमेंट ज्यादा है। गोइंग कंसर्न की अजम्पशन चेक करना, इसमें जजमेंट ज्यादा है। असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसमें जजमेंट ज्यादा है। और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट जो हम ऐसे 540 में पढ़ते हैं, उसमें जजमेंट ज्यादा है। तो ये सारी की सारी लिस्ट हमको याद रखनी है। तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाने के लिए ज्यादा दिमाग होना चाहिए? हां, हमारी सोसाइटी के हिसाब से ज्यादा दिमाग किसके पास है? हमारी सोसाइटी के हिसाब से ज्यादा दिमाग किसके पास है? सर जिसके पास सफिशिएंट डिग्री है, जिसके पास सफिशिएंट डिग्री है उसके पास ज्यादा दिमाग है, तो वही जजमेंट लगा पाएगा। तो सारे बच्चे बताओ सफिशिएंट डिग्री का क्या मतलब है? सफिशिएंसी ऑफ द टेस्ट परफॉर्म। डीआई का क्या मतलब है? एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। जी का मतलब है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आर का मतलब है रोमम। एंड ई का मतलब है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। लास्ट टाइम मुझे सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अरे मैं कहां गया, ये रहा, कहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है? सर जिन भी एरियाज में आपको सफिशिएंट डिग्री चाहिए, सफिशिएंट डिग्री चाहिए यानी सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म। डीआई का मतलब है एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, रोमम। एंड ई का मतलब क्या था, मैं भूल गया सर। ई का मतलब था सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ऐसे 540। श्रुति ने तो सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए। वेरी वेरी गुड श्रुति। अभी ये पॉइंट काम आएंगे, मजा आएगा। तो ये आपके चारों के चारों पॉइंट्स हो गए। अब सर फटाफट अपनी किताब पे आ जाओ, मजा आ जाएगा। सबसे पहले शुभम सर ने क्या कहा, हमको करनी है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब है आप लोगे रिटर्न एग्रीमेंट किसके साथ? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी और इंटरनल ऑडिटर। एंटिटी को क्या बोलेंगे? हम इंस्ट्रक्शन देंगे, तुम इंटरफेयर मत करना, ठीक है सर। तो यू विल गिव द इंस्ट्रक्शंस एंड दे विल नॉट इंटरवीन। इंटरनल ऑडिटर को क्या बोलेंगे? जो भी बातें बताए कॉन्फिडेंशियल रखना, अगर थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी आए तो हमको इन्फॉर्म करके चलना। कौन से एरियाज है जहां पे दे कांट प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस? सर रोमम ज्यादा है, जजमेंट ज्यादा है। सो व्हेनेवर देयर इज अ सिग्निफिकेंट जजमेंट हाई रोमम, यू कैन नॉट यूज देयर वर्क। प्लस जो काम वो ऑलरेडी कर चुका है, जो काम वो ऑलरेडी करके रिपोर्ट कर चुका है, यानी द वर्क इंटरनल ऑडिटर्स हैव ऑलरेडी बीन इन्वॉल्व्ड एंड बीन रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट TCWG, यू कांट आस्क देम टू डू इट अगेन। एंड लास्ट में सर क्या आता है, ये क्या कहता है? relate to the decisions external auditor makes in this essay regarding the use of internal audit function and direct assistance। आखिरी में सारे बच्चे जल्दी से सिग्निफिकेंट जजमेंट्स के सारे पॉइंट अभी चैट बॉक्स में लिखेंगे, मजा आ जाएगा। कम ऑन आ जाओ जल्दी से सारे बच्चे, फटाफट यहां पे अपने पॉइंट्स लिखें क्विकली। सफिशिएंट डिग्री, सिग्निफिकेंट जजमेंट कहां चाहिए? जहां सफिशिएंट डिग्री है। सफिशिएंट डिग्री का क्या मतलब था? सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म। डिग्री का क्या मतलब है? डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी का मतलब था गोइंग कंसर्न अजम्पशन। आर का मतलब असेसिंग द रोमम एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब सर क्या आईसीआई ये भी पूछ सकता है क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है? क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है जब जब एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करता है इंटरनल ऑडिटर को टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस? आंसर इज यस। फ्लो में चलना, एकदम फ्लो में चलना। सबसे पहले बताओ आपने कैसे डिसाइड किया कि आप उसका काम यूज करोगे? सर हमने चेक किया डिस्को। इस बार तुमने डिस्को चेक नहीं किया था, सिर्फ को चेक किया था। इस बार डिस्को चेक नहीं किया था, सिर्फ को चेक किया था। सर को का क्या मतलब है? आपने चेक की थी एग्जिस्टेंस एंड थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी, यानी ओ। प्लस क्या चेक किया था? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी सी। तो आपने सिर्फ को चेक किया, आपने इस बार सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच चेक नहीं करी, ठीक है सर। उसके बाद आपने कैसे डिसीजन लिया कितना काम करना है? तो पहले डिसाइड किया काम करवाना है, उसके बाद डिसाइड किया क्या और कितना काम कराना है। अगले 3 पॉइंट्स सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो सर कैसे याद रखेंगे? WWW। सर WWW का मतलब है काम कराने से पहले आपने क्या एंटर किया था? रिटर्न एग्रीमेंट। उसके बाद जो उसने काम किया वो किस में किया? वर्किंग पेपर में। उसके बाद आपने उसको क्या किया? रिव्यू किया। तो हु रिव्यूड द वर्क एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू, ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रख के चलोगे। तो सबसे पहले डिसीजंस रिगार्डिंग यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर कैसे डिसाइड किया? कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी चेक करके। दूसरी बात नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क। एंड लास्ट पॉइंट इज WWW का मतलब है पहले रिटर्न एग्रीमेंट, फिर वर्किंग पेपर, फिर हु रिव्यूड द वर्क एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू। क्या 5 पॉइंट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सबके दिमाग में गए? जल्दी से बता दो मित्रों। आर द 5 पॉइंट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से। अब आता है लास्ट टॉपिक ऑफ एसए 610, सबके चेहरे पे प्यार भरी मुस्कान, सबके चेहरे पे एकदम प्यार भरी मुस्कान। सर फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल इवेल्युएटिंग द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी। इसमें हमको क्या देखने हैं सर? इसमें हमको देखने हैं थ्रेट्स। सारे बच्चे बताओ, शुभम सर ने प्रोफेशनल एथिक्स में 5 थ्रेट्स क्या सिखाए थे? साफी का क्या मतलब था? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। 5 थ्रेट सीखे थे। हाँ, सारे बच्चे बताओ, क्या आपको यहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट दिख गया? हाँ सर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट दिख गया। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब होता है फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो जहां भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा अदर देन रिम्यूनरेशन और द टर्म्स जिसपे बाकी इंप्लॉइज को पैसे मिल रहे हैं, तो ये हो गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट मतलब ये जो काम है ये उसी डिवीजन और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जो काम आप उसको चेक करने के लिए बोल रहे हो, जहां पे वो ऑलरेडी काम कर चुका है। सर ए फॉर एडवोकेसी थ्रेट, यहां पे एडवोकेसी थ्रेट नहीं है, बट हां फैमिलियरिटी थ्रेट है। फैमिलियरिटी थ्रेट है यानी फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल्स जिनसे काम रिलेट करता है। एंड आई फॉर इंटिमिडेशन थ्रेट भी यहां पे नहीं है। आखिरी में बस ये कहता है आपने इसकी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स की ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है। यही तो पॉइंट सबसे पहले पढ़ाया था कि ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या देखते हैं? ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्या टाइप्स ऑफ थ्रेट से 3 पॉइंट याद रखना आसान हो गया? जल्दी से बता दो मित्रों। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी नहीं है, फेमिलियरिटी और पहला बेसिक पॉइंट जो ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया था। यहां आपकी रिवीजन क्रिस्टल क्लियर तरीके से बढ़िया कंप्लीट हो जाती है। ऑसम, ऑसम सर। अब जल्दी से सारे के सारे बच्चे मेरे साथ ये क्वेश्चन रीड करेंगे और मुझे बताना क्या मैं इंटरनल ऑडिटर के पास काम दे सकता हूं या उस पे काम पे रिलाई कर सकता हूं। सो प्लीज रीड दिस क्वेश्चन विद मी, मजा आएगा। ठीक है, आईसीआई का टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। अप डाउन लिमिटेड इज इन डोल्ड्रम्स इन लास्ट 2 years। 2 साल से कंपनी की बैंड बजी हुई है। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज डिक्लाइंड ड्रास्टिकली। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लगता है कि इससे क्वेश्चन आ रहा है ओवर द गोइंग कंसर्न अजम्पशन ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिटर ने मैनेजमेंट से स्ट्रेटेजी बनवाई है गोइंग कंसर्न के रिस्क को डील करने के लिए एंड इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। प्लान ने कहा है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेके आओ, ये टाइम पास वगैरह करो। प्लस इंटरनल ऑडिटर ने एस्टिमेट्स बनाया फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलोंग विद कैश फ्लोस। मेरे को एक बात बताओ, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिलाई कर सकता है ऑन द वर्क परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर जिसका किससे लेना देना है? गोइंग कंसर्न से लेना देना है। प्लीज टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या गोइंग कंसर्न डिग्री का पार्ट था? डिस्क्लोजर, गोइंग कंसर्न, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एस्टिमेट्स। आंसर इज यस था। तो ये कह रहा है जहां पे भी जजमेंट ज्यादा लगती है वहां पे आप प्रोसीजर्स डायरेक्टली करोगे। जहां पे भी जजमेंट ज्यादा लगती है वहां प्रोसीजर डायरेक्टली करोगे। क्यों सर? ये जजमेंट और प्रोसीजर वाला पॉइंट हमारे दिमाग में कैसे आएगा? कौन सा टॉपिक था जिसमें गोइंग कंसर्न की बात बताई थी? सिग्निफिकेंट जजमेंट में। जहां सिग्निफिकेंट जजमेंट होती है वहां डिग्री चाहिए होती है, तो जहां जजमेंट ज्यादा वहां काम खुद करो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक एरिया जहां सिग्निफिकेंट जजमेंट लगती है, तो यू कांट रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। गॉट इट सर। सारे बच्चे जल्दी से अपने क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ फटाफट, ऐसे 610 के। क्विकली कम टू योर क्वेश्चन बैंक। पानी के 2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। 5 मिनट के अंदर अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा के पूरे क्वेश्चन अपन बढ़िया तरीके से गो थ्रू कर लेंगे। चलो फटाफट। सर क्या रिटर्न प्रैक्टिस करना जरूरी है? देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको चीजें आसानी से रिकॉल हो जाती है कोई रिटर्न प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। बट हाँ, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं कि जो मैं रिकॉल कर रही हूं मैच कर रहा है कि नहीं, रिटर्न प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो सर, ऑल सेट? यस सर। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीए अंबोज, सीए अंबोज, प्रैक्टिसिंग सीए, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंटरनल ऑडिटर ऑफ टेक्सटाइल लिमिटेड। ठीक है सर। ही कंडक्टेड अ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री एट द ईयर एंड इसने अपनी रिपोर्ट सीए किशोर को दे दी जो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। क्या सीए किशोर इस रिपोर्ट पे रिलाई कर सकता है? कैन सीए किशोर रिलाई ऑन दिस रिपोर्ट? तो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये टॉपिक कौन सा है? पहले तो ये टॉपिक कौन सा है? पूछा क्या है? क्या ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन है या डायरेक्ट असिस्टेंस बाय इंटरनल ऑडिटर है? तो मुझे एक बात बताना, ये जो सीए अंबोज है, क्या मैंने इसको अपने अंडर रह के काम कराया या इसने ऑलरेडी काम कर रखा था उसकी रिपोर्ट मैंने ले ली? सर ऑलरेडी काम कर रखा था उसकी रिपोर्ट मैंने ली। मैंने इसको डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू नहीं किया है, इसने ऑलरेडी काम कर रखा था वो रिपोर्ट मैंने ली है। तो ये किस में आएगा? इंटरनल ऑडिट फंक्शन में आ जाएगा।
ये किस में आएगा? इंटरनल ऑडिट फंक्शन में आ जाएगा। जब ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन में आएगा तो मैं कैसे डिसाइड करता था कि मैं इसके काम पे रिलाय कर सकता हूं कि नहीं? सो द राइट आंसर इज डिस्को। हम कहीं ना कहीं डिस्को देखते थे, तो डिस्को का क्या मतलब है? डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमैटिक अप्रोच। को का क्या मतलब था? कॉम्पिटेंस। एंड ओ का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी। वो किस पे डिपेंड करती थी? ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्या ये तीनों पॉइंट समझ आते हैं? हाँ। फिर ये कहते हैं हम इसके काम को यूज नहीं करेंगे अगर डिस्को प्रेजेंट नहीं है। अगर डिस्को प्रेजेंट नहीं है तो हम इसके काम को यूज नहीं करेंगे। एंड आखिरी में जो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है वो मार्क करके चलना। अगर अब आप इसका काम यूज कर रहे हो तो आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी। सर क्या? सैम। सैम का मतलब है स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, एरिया ऑफ कवरेज एंड किस तरह से इसने वेरिफिकेशन करी। तो स्कोप, एरिया और मेथड, ये तीन चीजें देखना। एंड आखिरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओपिनियन लाइज विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्लियर है क्यों हमने लिखा जो हमने लिखा? बिकॉज क्या होता है ना, 80% स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर का रट्टा लगाते एग्जाम में पहुंच जाते हैं, फिर सोचते हैं हमने क्या याद किया था जो हमको अब याद नहीं आ रहा। तो थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो आंसर आसानी से रिलेट हो पाएगा। तो पहले डिसाइड किया इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, फिर हमने डिसाइड किया क्या हम उस पर रिलाय कर पाएंगे, डिस्को चेक किया, डिस्को के बाद ये सैम वाले 3 पॉइंट्स एंड आखिरी में फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कहता है मून लिमिटेड जिसके आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, मून लिमिटेड जिसके आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, हैव इंटरनल ऑडिट बीइंग कंडक्टेड बाय आउटसाइड एजेंसी। स्टेट द फैक्टर्स, स्टेट द फैक्टर्स जिनको आप कंसीडर करोगे इन डिसाइडिंग क्या आप डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हो कि नहीं। प्लीज टेल मी, डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर में क्या हम डिस्को चेक करते थे या सिर्फ को चेक करते थे? प्लीज टेल मी, यूज करने से पहले क्या चेक करोगे, डिस्को या को? सर सिर्फ को। तो अगर आप यहां पे देखोगे इन्होंने किसकी बात करी है, कॉम्पिटेंस की और ऑब्जेक्टिविटी की। प्लस ऐसे कौन से 2 एरियाज होते थे जहां मैं इनका काम यूज नहीं कर सकता? कहां ऐसे कौन से 2 एरियाज थे जहां मैं काम यूज नहीं कर सकता? जहां जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है। तो आपने सिर्फ को की बात नहीं करनी, आप ये भी बोलोगे जहां पे भी जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है, वहां भी काम यूज नहीं कर सकते। तो फैक्टर्स में क्या क्या आ गए सर? एक तो सबसे बिगिनिंग वाले फैक्टर्स कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी। एंड फिर जब डिसाइड किया यूज करना है तो 2 एरियाज में यूज नहीं कर सकते, यानी जहां पे जजमेंट है और रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट है। तो ये 4 चीजें आपके फैक्टर्स बन जाते हैं ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे, जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे मुझे। मिस्टर शीतल, ओ माय गॉड, शीतल इज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। Mahi Limited is required to appoint an internal auditor as per statutory provisions. ठीक है सर। And appointed Mr. Kunthu as the internal auditor. ठीक है सर। External auditor शीतल asked the internal auditor for direct assistance. अब ये direct assistance कौन सी चीज में मांग ली? उई मां, evaluating the sufficiency of test performed and adequacy of disclosure. मां मुझे सब याद आ रहा है, मां मुझे सब याद आ रहा है। Sufficiency of टेस्ट परफॉर्म्ड, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। शुभम सर ने टेक्निक दी थी, शुभम सर ने टेक्निक दी थी सफिशिएंट डिग्री वाली, यस और नो? हाँ सर, यहां है सिग्निफिकेंट जजमेंट, यहां है सिग्निफिकेंट जजमेंट। और उसके बाद बताओ क्या हम डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं? अरे कहां है ये? हाँ, क्या हम डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं? आंसर इज नो। तो आप सिग्निफिकेंट जजमेंट्स के सारे पॉइंट लिखोगे बिकॉज क्वेश्चन का मेन फोकस इस पे है, और फिर बोलोगे शीतल कैन नॉट टेक डायरेक्ट असिस्टेंस इन दिस एरिया। ठीक है, एमटीपी अप्रैल 21, डन डनाडन डन। अब फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओपीक्यू लिमिटेड इज इन द सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस। कंपनी के पास लार्ज बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल है इन द पास्ट ईयर, जिसमें है हाई रिस्क। फॉर द ईयर एंडेड 31 March 19 इन द रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाज असाइंड विद द चेकिंग ऑफ अकाउंट एक्यूरेसी ऑफ द एजिंग एंड प्रोविजन बेस्ड ऑन एजिंग। इसके लिए इंटरनल ऑडिटर को बोला डायरेक्ट असिस्टेंस दे दे। अब एक बात बताओ, डेटर्स के केस में क्या है? हाई रिस्क है। अब डेटर को लेके मैंने इस क्वेश्चन में 2 प्रोसीजर डेलीगेट करें सर। क्या? एक तो एक्यूरेसी देखना एजिंग की, और दूसरा है एजिंग के बेसिस पे प्रोविजन बनाना। मुझे बताओ क्या मैं डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता हूं? द आंसर इज, ध्यान से समझना, जो भी हाई रिस्क वाले एरियाज होंगे ना, और जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट होगी, मैंने क्या कहा था, जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है, जहां भी जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है, हम वो काम नहीं करा सकते। अब एक बात बताना सारे बच्चे, एक बात बताना, जहां भी जजमेंट ज्यादा है क्या आप वो डेलीगेट कर सकते हो? आंसर इज नो। बट यहां पे क्या मैं बोल दूं, 2 चीजें हैं।
एक तो एक्यूरेसी चेक करनी है, एक प्रोविजन चेक करना है। जजमेंट किस में लगती है, एक्यूरेसी चेक करने में या प्रोविजन चेक करने में? प्लीज टेल मी, एक्यूरेसी चेक करने में जजमेंट लगेगी या प्रोविजन चेक करने में जजमेंट लगेगी? प्रोविजन चेक करने में जजमेंट लगेगी। तो आप ये नहीं बोलोगे डेलीगेट नहीं कर सकते, आप ये बोलोगे एक्यूरेसी को डेलीगेट कर दो, एक्यूरेसी को डेलीगेट कर दो, बट ये जो प्रोविजन है इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते, इसको आप डेलीगेट नहीं कर सकते। तो आंसर कैसे लिखेंगे? मैंने कहा था ना 4 एरियाज जहां पे डेलीगेट नहीं कर सकते, हाँ वो 4 एरियाज लिख देना। जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है, जो काम उसने ऑलरेडी कर दिया और जो मेरा डिसीजन है, वो 4 बातें आपने लिख दी। उसके बाद आप बोलोगे जो एक्यूरेसी चेक करनी है उसको डेलीगेट कर दो, बट जहां पे सिग्निफिकेंट जजमेंट है प्रोविजन में, दैट यू कैन नॉट बी डेलीगेटेड, दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। तो ये आपका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान में रख के चलना। अब आ जाओ लास्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 5। सर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, मिस्टर आनंद, आनंद ही आनंद is appointed as a statutory auditor of XYZ Limited. XYZ Limited is required to appoint internal auditor as per the provisions of Companies Act and appointed Mr. भोला। इसने मिस्टर भोला को अपॉइंट किया एज इंटरनल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर ने भोला को बोला कि मुझे डायरेक्ट असिस्टेंस चाहिए रिगार्डिंग इवेल्युएटिंग द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सबसे पहला पॉइंट जल्दी से बताओ क्या आएगा, क्या मैं इसमें डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता हूं? ये जो 2 एरियाज इसने बोले, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आंसर इज नो। क्या लिखोगे आंसर में? इसके आंसर में आप क्या लिख के चलोगे? 5 बातें क्या लिखोगे? क्या वो लिखोगे 4 एरियाज जहां नहीं लिख सकते, या सिग्निफिकेंट जजमेंट? सिग्निफिकेंट जजमेंट। सो आपके आंसर में आएंगे सिग्निफिकेंट जजमेंट, यानी सफिशिएंट डिग्री, सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, डिस्क्लोजर, गोइंग कंसर्न, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड ई से क्या था, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट। वही 5 बातें आ जाएंगी, और बोल देना नहीं ले सकते, और बोल देना नहीं ले सकते। अब लास्ट पॉइंट कहता है विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर आनंद ने डायरेक्ट असिस्टेंस ली होती विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंफर्मेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। क्या मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशंस को लेकर डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता हूं? ऐसे 505 के नोट्स खोल लो। बच्चा कह रहा है यस आंसर डिफरेंट होगा, तो मैं कह रहा हूं जल्दी से सारे बच्चे ऐसे 505 के नोट्स खोल दो, मजा आ जाएगा तुमको थोड़ा थोड़ा झटका देते हैं, आ जाओ फटाफट खोल लो, फटाफट खोल दो ऐसे 505 के नोट्स, तुमको मजा आ जाएगा। सर क्या बात बोल रहे हो, ऐसा क्या मजा आ जाएगा, ऐसा क्या मजा आ जाएगा सर अगर हम ऐसे 505 के नोट्स खोलेंगे? 1 मिनट दो मुझे, मैं तुमको बताता हूं कैसे मजा आ जाएगा। जब मैं ऐसे 505 में आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ाता हूं, जब हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन पढ़ते हैं तो वहां पे क्या एक लाइन लिखी है कि आपको कंट्रोल मेंटेन करके चलना है? क्या वहां पे एक लाइन लिख रखी है, ये देखो, व्हेन यूजिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर विल मेंटेन कंट्रोल, ऑडिटर विल मेंटेन कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो कंट्रोल क्या डेलीगेट करके मेंटेन होता है या खुद ध्यान रखना पड़ेगा कंफर्मेशन का? खुद ध्यान रखना पड़ेगा, खुद आपको कंट्रोल मेंटेन करना पड़ेगा। सो मित्रों यही पॉइंट इस क्वेश्चन में टेस्ट हुआ है, तो सारे बच्चे इसका जवाब देखो मेरे साथ। ये कहता है एक्सटर्नल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंट्रोल ओवर रिक्वेस्ट एंड इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसीजर। तो आप इस चीज को डेलीगेट नहीं कर सकते, बट जो असेंबली वाले काम होते हैं ना, चीजों को इकट्ठा वगैरह करने वाले, हाँ टाइम पास वाले काम, वो आप डेलीगेट कर सकते हो। हाउएवर जो असेंबलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं कि जो आपको रिजॉल्व करनी पड़ती है एक्सेप्शन इन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। एक्सेप्शन का क्या मतलब है? जो बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी है और कंफर्मेशन में लिखी है मैच नहीं कर रही। तो जब आपको एक्सेप्शन मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंफर्मेशन के बीच में, तो वो रिजॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन असेंबल करनी है उसके लिए आप यूज कर लो, बट मेन चीज के लिए आपको कंट्रोल मेंटेन करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डेलीगेट। मजा आया? मजा आ गया सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। डायरेक्ट क्वेश्चन है दैट यू कैन डू इन होमवर्क। कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप इंटरनल ऑडिटर का काम यूज नहीं कर सकते? जजमेंट ज्यादा है, रोमम ज्यादा है, उसने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया, आपका डिसीजन है, ऑलरेडी डन। क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंटेशन में आती थी? सर बड़ा सिंपल है, काम यूज करने से पहले क्या चेक करते थे? कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी। दूसरी बात, कितना काम यूज करना है, क्या काम यूज करना है? नेचर एंड एक्सटेंड। एंड लास्ट के 3 पॉइंट जो बच्चे भूल जाते हैं, बताना क्या क्या आएंगे, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो मित्रों। लास्ट के पॉइंट्स मैंने क्या क्या बताए थे आपको? कहां गया? WWW का क्या मतलब था? सबसे पहले हुआ रिटर्न एग्रीमेंट, उसके बाद मैंने क्या बोला था? वर्किंग पेपर, एंड आखिरी में हु रिव्यूड द वर्क एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया क्लास के साथ साथ रिवीजन में। एंड क्वेश्चन नंबर 8 किसकी बात करता है? देखो
ये कहता है इन्वेंट्री काफी टाइम से पड़ी हुई है, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन वर्क के रिगार्डिंग काम करना है। तो जहां भी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन वर्क की बात होगी और काफी टाइम से इन्वेंट्री पड़ी हुई है, यहां पे भी आपकी सिग्निफिकेंट जजमेंट लगेगी। जहां भी जजमेंट ज्यादा है खुद काम करना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना। इसका मैं आपको समरी बता देता हूं क्वेश्चन की। जहां भी रोमम ज्यादा है, सिग्निफिकेंट जजमेंट है, मोर वर्क शुड बी डन डायरेक्टली। ठीक है, ये एक बेसिक सी बात ध्यान रखेंगे। जहां भी रोमम ज्यादा है, जहां भी सिग्निफिकेंट जजमेंट है, मोर वर्क नीड्स टू बी डन डायरेक्टली। या आईसीआई ने पूरे पैराग्राफ में यही सेम बात को 3 से 4 बार यही लिख रखा है। व्हेनेवर द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, व्हेनेवर इट इज अ मैटर ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट, मोर वर्क नीड्स टू बी डन डायरेक्टली। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, MTP2 May 24। इसके बाद मैं आपको आरटीपी का क्वेश्चन भी कराऊंगा। पानी के 2 घूंट लगाओ, चैट बॉक्स में रेडी, बस 2 मिनट में डन हो जाएगी रिवीजन। आ जाओ। रेडी सर, सारे बच्चे क्वेश्चन मेरे साथ रीड करेंगे। एकदम नया नया फ्रेश क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। STU and Associates have been the statutory auditors of listed company First and Last Limited. ठीक है सर, they are operating in the petrochemical industry for past 3 years. CAK, the engagement partner, इसने कुछ substantive procedure डिजाइन करे हैं on selected assertion in response to assessed risk of material misstatement. अब ये कह रहा है ये ऐसी assertions है जो इन्होंने पिछली बार चेक नहीं करी। पिछली बार क्यों नहीं चेक करी? इनको लगा मटेरियल नहीं है, रिस्क कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा इग्नोर करते हैं। तो पहले ये चीजें चेक नहीं हुई हैं। ठीक है सर, उसके बाद देखो क्या कहता है, मिस्टर एक्स लीड्स द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एंड रिपोर्ट्स टू कंपनीज ऑडिट कमिटी। ड्यूरिंग द ऑडिट, इंगेजमेंट टीम का जो सीनियर मेंबर था उसने कहा हम मिस्टर एक्स से डायरेक्ट असिस्टेंस लेते हैं इन परफॉर्मिंग द अबव सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा प्रोसीजर है जो मैंने पहले कभी नहीं किया। ठीक है सर, अब मैं करने वाला हूं, क्या यह प्रोसीजर मैनेजमेंट के लिए प्रिडिक्टेबल रहेगा या अनप्रिडिक्टेबल होगा? इनको एक धप्पा लगेगा, सरप्राइज लगेगा। व्हाट डू यू थिंक? इफ आई एम परफॉर्मिंग अ न्यू प्रोसीजर, इज इट प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल थिंग फॉर द मैनेजमेंट? सर दिस इज अनप्रिडिक्टेबल। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली चीज शुभम सर ने कहां सिखाई थी? सर जब हम पढ़ रहे थे ऐसे 240, तो मैंने कहा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 लेवल पे होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फ्रॉड होती है ना, मैंने कहा था उसके लिए अपन को ढंका बंदा चाहिए, उसके लिए अपन को ढंका बंदा चाहिए। सर अपन को ढंका बंदा चाहिए मतलब हम बात करते थे अकाउंटिंग पॉलिसी की, अनप्रिडिक्टेबिलिटी की। सर हमको तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हमको तो सर कुछ याद ही नहीं आ रहा है। जल्दी से सारे बच्चे नोट्स पे आओ, फटाफट जल्दी से आओ, नोट्स पे तुमको दिखेगा अपन कहां गया ये रहा। सर अपन का क्या मतलब था? अपन का मतलब है AP फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी। आप एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी देखते थे टू चेक द रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ठीक है सर, UN का क्या मतलब होता था? जल्दी से बताओ। UN का मतलब होता था इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड असाइन एंड सुपरवाइज पर्सोनल, जिसके पास एक्सपीरियंस वगैरह हो। तो यही चीज पता है आपको ऐसे 620 से रिलेट करनी है, यही सेम टू सेम चीज ऐसे 620 से रिलेट करनी है। तो अगर आप यहां पे देखो, इन लोगों ने, अब मुझे बताओ क्या डेलीगेट करना चाहिए? जब मैं फ्रॉड रिस्क को डील करने के लिए अनप्रिडिक्टेबिलिटी ला रहा हूं, क्या मुझे ये चीज डेलीगेट करनी चाहिए? सोच के बताना, अब सोच के बताना। बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, मजे कराने हैं तुमको मुझे पूरे। द आंसर इज ये चीज हमको डेलीगेट नहीं करनी चाहिए। दिस थिंग शुड नॉट बी डेलीगेटेड। यही पॉइंट आपने आंसर में लिखना है। तो अगर पहली बार अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना भाई साहब, सबकी सट्टी पिट्टी कूल हो जाए, तो अब ये क्वेश्चन जब मैंने आपको करा दिया, अब एग्जाम में आएगा तो मजा आ जाएगा, अब एकदम बढ़िया वाला मजा आ जाएगा। तो याद रखना, सबसे पहले आएगा ऐसे 610। ये कहता है कि कौन से एरियाज का वर्क आप डेलीगेट करते हो, ध्यान रखना। नॉट एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस जहां पे फ्रॉड रिस्क है। अब आधे बच्चे तो यही सोच रहे थे फ्रॉड रिस्क की बात ही नहीं हुई क्वेश्चन में। तो पहले तो नए प्रोसीजर को लिंक करो अनप्रिडिक्टेबिलिटी से फ्रॉड पे पहुंचना है। यू आर गेटिंग द इंटरलिंकिंग और नॉट? यस सर। तो ये बोल रहा है फ्रॉड रिस्क। उसके बाद इन्होंने अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाली लाइन लिख ली जो मैंने ऐसे 240 से उठाई कि कहीं ना कहीं एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी होना चाहिए। सो यहां पे डेलीगेट करना इज नॉट प्रॉपर, यहां पे डेलीगेट करना इज नॉट प्रॉपर। क्या ये क्वेश्चन समझ आया?
इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। तो नया प्रोसीजर इसको लिंक किया अनप्रेडिक्टेबिलिटी से। अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात कहां होती है? फ्रॉड रिस्क में होती है। ये आपने 3 बेसिक बातें इसमें ध्यान रख के चलनी है। अब लास्ट चीज आईसीए ने पूछी, सर क्या क्या एक्टिविटीज करने की जरूरत है प्रायर टू यूजिंग द इंटरनल ऑडिटर फॉर डायरेक्ट असिस्टेंस? तो इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस लेने से पहले मैंने क्या कहा था, क्या फॉर्मेलिटी करने की जरूरत है? रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट वाली बात शुभम सर ने सिखाई थी कि जो एंटिटी है उससे रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे, इंटरनल ऑडिटर से रिटर्न एग्रीमेंट। एंटिटी से क्या रिटर्न एग्रीमेंट था? मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, तुम इंटरफेयर मत करना। इंटरनल ऑडिटर से रिटर्न एग्रीमेंट क्या था? कॉन्फिडेंशियल रखना बातें, अगर थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी आए तो मुझे बता देना। यहां आपका पूरा का पूरा डिटेल्ड रिवीजन विद क्वेश्चन बैंक डन डनाडन डन। आई होप दीज 40-45 मिनट्स वर वेरी यूजफुल फॉर यू। कहीं ना कहीं इस स्टैंडर्ड में बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस आ गया। अब नेक्स्ट टाइम जब आप ये स्टैंडर्ड उठाओगे तो कम से कम आधे घंटे में 20 से 25 मिनट में निपटा देना फटाफट, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। यूं ही खुशी खुशी मला अगर पढ़ते रहे, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली कमिंग एग्जाम्स में रॉक करेंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग सेशंस। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।